एनसीईआरटी में 5.4 हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हमने ये तो जान लिया कि होमोजीनियस मिक्सचर को किस तरीके से सेपरेट करते हैं, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स की मदद से सेपरेट करते हैं। अब हम जानेंगे कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जिसका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, उसको किस तरीके से मिक्स किया जाता है। तो देखो, जब हमने देखा कि दो मिसिबल लिक्विड्स को कैसे हमने अलग किया था, उनको हमने अलग किया था बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है। और अब हम बात करेंगे कि जब हम टू इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कैसे करते हैं। सो ये पढ़ लेते हैं हम। You can learn about non-uniform mixtures. You have noticed that what happens when a water falls into a container that has oil. जब आप वाटर और ऑयल को एक कंटेनर में डालेंगे तो जो ऑयल और वाटर है वो सेपरेट लेयर्स की तरह आपको दिखाई देंगे, वो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, क्योंकि वो दोनों लिक्विड क्या है, इमिसिबल है, यानी कि एक दूसरे में अच्छी तरीके से नहीं मिक्स हो पाते हैं और सेपरेट लेयर की तरह वो दिखाई देते हैं। सिमिलरली सैंड एंड वाटर को जब हम मिक्स करते हैं वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। नॉर डू द आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर, आयरन फिलिंग्स और सल्फर भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये सभी क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, यानी कि जिसमें जो सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली डिजोल्व नहीं हो पाता है सॉल्वेंट में, और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन जिसका होता है वो होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नाउ हाउ कैन यू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अगर हमने किसी तरीके से टू इमिसिबल लिक्विड्स को मिक्स कर लिया तो हम उसको किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्टिविटी की मदद से, मतलब मैं आपको समझाती हूँ इसको। सो लेट अस ट्राई टू सेपरेट मस्टर्ड ऑयल फ्रॉम वाटर। तो आपने क्या करा, वाटर में क्या डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। अब उसको सेपरेट करते हैं। सो आपको क्या करना है कि आपको पोर करना है 5 ml मस्टर्ड ऑयल 20 ml वाटर में। तो आपको एक सेपरेटिंग फनल लेनी है। तो आप ये जो देख रहे हैं ये होती है सेपरेटिंग फनल, जो कि लेबोरेटरीज में आपको देखने को मिलेगी। तो ये सेपरेटिंग फनल में आपको 50 ml क्या डालना है, वाटर डालना है। और ये जो आप येलो कलर से देख रहे हैं वो क्या है, 5 ml मस्टर्ड ऑयल है। तो आपको इसको सेपरेटिंग फनल में इस तरीके से ऐड करना है। अब उसको एक स्टैंड से अटैच कर देना है और उसको अनडिस्टर्ब्ड रखना है, बिना डिस्टर्ब करे रखना है। तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे आपको 2 सेपरेट लेयर्स दिखाई देगी, देख सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल की लेयर और यहाँ पे जो नीचे है वो वाटर की लेयर है, ठीक है। सो ऊपर जो आपको दिखाई देगी वो ऑयल की है और जो नीचे दिखाई देगी वो वाटर की लेयर है। तो आप ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप पूरा ये देख सकते हैं सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स के बारे में बताया गया है थ्रू सेपरेटिंग फनल मेथड। तो यहाँ पे आप स्टैंड लगाएंगे, सेपरेटिंग फनल अटैच करेंगे, मस्टर्ड ऑयल और वाटर डालेंगे। यहाँ पे एक स्टॉप कॉक होता है और नीचे आप क्या रखेंगे, खाली कॉनिकल फ्लास्क रखेंगे और यहाँ पे ग्लास स्टॉपर होता है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको स्टॉप कॉक को क्या करना है, ओपन करना है। तो यहाँ पे आप स्लोली सेपरेटिंग फनल से यहाँ पे स्टॉप कॉक को अलग करेंगे, मतलब ओपन कर देंगे। तो क्या होगा कि जो लोअर लेयर था, यानी कि जो वाटर की लेयर थी, वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको स्लोली स्लोली वाटर की लेयर को नीचे आने देना है। फिर एकदम से जैसे ही वाटर की लेयर खत्म हो जाए, यहाँ तक आ जाए वाटर की लेयर, तो आपको क्या करना है, स्टॉप कॉक को फिर से बंद कर देना है। तो अब जो बचा, जो स्मॉल पोर्शन बचा वो क्या था, ऑयल का बचा, ठीक है। उसको अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे वाटर जो है फुली यहाँ पे ड्रेन हो चुका है। फिर आपको स्मॉल पोर्शन कलेक्ट करना है दैट कंटेन बोथ लिक्विड्स एंड डिस्कार्ड इट। दोनों ही लिक्विड्स को डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में कलेक्ट करना है। कलेक्ट द लेयर्स ऑफ ऑयल सेपरेटली बाय ओपनिंग द स्टॉप कॉक अगेन, ठीक है। एक बार स्टॉप कॉक हटा दी, वाटर में लिया, फिर अब जो ऑयल की लेयर बची एक दूसरे कॉनिकल फ्लास्क में, उसकी ऑयल की लेयर को भी स्टॉप कॉक ओपन करके हम कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको दोनों ही लिक्विड्स मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों लिक्विड्स को आप सेपरेट कलेक्ट कर पाएंगे। सो कैन यू थिंक ऑफ एनी हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद अ गैस एज अ वन ऑफ द कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि अगर कोई सा ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दोनों में से एक कंपोनेंट अगर गैस हो तो आप कैसे सेपरेट करेंगे। तो जो गैस पार्टिकल्स हैं वो ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं फ्रीली, सो दे मिक्स इजीली एंड यूनिफॉर्मली विद अदर गैसेस। तो गैस के पार्टिकल दूसरे गैस के पार्टिकल के साथ इजीली यूनिफॉर्मली अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं।
Hence most mixtures of gases are homogeneous. तो गैसेस के जितने भी मिक्सचर्स होते हैं जिसमें गैस को गैस में मिक्स किया जाता है, एक गैस को दूसरे गैस में मिक्स किया जाता है, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं. सच एज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है. एंड इसका यूज़ किया जाता है रॉकेट फ्यूल्स में. जो रॉकेट्स होते हैं उनमें जो फ्यूल डाला जाता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर का. ऑन द अदर हैंड स्मोक यानी कि स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन एयर. एयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं जिसको स्मोक कहा जाता है, वो भी क्या है, एक तरह का हेट्रोजीनस मिक्सचर है. फॉग यानी कि फॉग क्या होता है, जो टाइनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स है जो कि हम एयर में प्रेजेंट होते हैं और फॉग बनाते हैं. ठीक है, ठंड के टाइम में अगर आप सुबह सुबह उठ के जाएंगे किसी हरियाली जगह पर तो आपको वहाँ पे ऐसा कोहरा दिखाई देगा, उसको क्या बोलते हैं, फॉग कहते हैं. तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं एयर में, इस कारण से वो धुंधला नज़र आता है हमको. एंड डस्ट इन द एयर, और जो एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये सभी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है जो कि एक गैस के साथ दूसरा कंपाउंड डिजोल्व हो रहा है. जैसे कि यहाँ पे जो गैस है, एयर यानी कि गैस, ठीक है, एयर में क्या है, गैस प्रेजेंट होती है. तो यहाँ पे जब सॉलिड डिजोल्व होता है गैस में या फिर एयर में तो वो क्या बनाता है, स्मोक. अगर लिक्विड डिजोल्व हो रहा है गैस में, एयर में, तो क्या बनता है, फॉग. और अगर डस्ट, सॉलिड पार्टिकल अगर डिजोल्व हो रहा है डस्ट एयर में, तो क्या, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के, जिसमें एक कंपाउंड तो गैस है और दूसरा कंपाउंड क्या है, अदर चीज़ें हैं, वाटर, सॉलिड, ये सारी. मोस्ट ऑफ द सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स आर हेट्रोजीनियस. बहुत सारे सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स जो हैं वो, अधिकतर मतलब सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स हेट्रोजीनियस होते हैं. यू कैन यूज अ प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द सॉलिड टू सेपरेट द मिक्सचर्स. ठीक है, तो आप एक सॉलिड की प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं उनको सेपरेट करने के लिए. यू हैव लर्न हाउ टू सेपरेट आयरन नेल फ्रॉम सॉ डस्ट यूजिंग अ मैग्नेट. आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा क्यूरियोसिटी चैप्टर नंबर 9 में कि सॉ डस्ट में से आप नेल को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, मैग्नेट का यूज़ करके. मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो वहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सॉडस्ट बचेगा. तो इस तरीके से आप आयरन नेल को सेपरेट कर सकते हैं सॉडस्ट से. नाउ लेट अस एक्सप्लोर अनदर टेक्निक टू सेपरेट सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स. अब सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है वो जानते हैं. तो जब दो सॉलिड्स को हमको सेपरेट करना होता है तो उनको सेपरेट किया जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस से. तो उसको अब एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं. एक्सपेरिमेंट मतलब एक एक्टिविटी से समझते हैं, 5.7 एक्टिविटी, जिसमें आपको क्या करना है, टेक अ स्पैचुला फुल ऑफ मिक्सचर्स कंटेनिंग क्रश्ड कैम्फर एंड सैंड. अब आपको क्या करना है, दो सॉलिड लेना है. एक तो आपको लेना है कैम्फर. कैम्फर आपके घर में भी आपको इजीली मिल जाएगा. कैम्फर मतलब होता है कपूर. ठीक है, कपूर लेना है. कपूर का एक छोटा टुकड़ा लेना है, उसको अच्छी तरीके से क्रश कर लेना है. और लेनी है मिट्टी. मिट्टी भी आपको इजीली मिल जाएगी आपके घर में. प्लांट्स से आप, प्लांट का जो गमला होता है उससे आप मिट्टी ले सकते हैं. और उसको क्या करना है, हमको एक क्लीन और ड्राई चाइना डिश में रखना है. ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, चाइना डिश है. ठीक है, चाइना डिश में आपको क्या करना है, कपूर को चूर के रखना है, क्रश करके रखना है और सैंड उसमें डालनी है. ठीक है, प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड स्टैंड यूजिंग अ वायर गॉस. फिर ये जो था हमारा चाइना डिश, उसको आपको इस तरीके से वायर गॉस पे रखना है, नीचे बर्नर जला देना है और यहाँ पे एक ट्राइपॉड स्टैंड से, मतलब उसके ऊपर ट्राइपॉड स्टैंड पे वायर गॉस रखना है. फिर आपको ये रख देना है चाइना डिश जिसमें आप कैम्फर और सैंड का मिक्सचर है. ठीक है, अब आपको लेना है ग्लास फनल. ग्लास फनल को आपको ऐसे उल्टा करके इसके ऊपर चाइना डिश पर रख देना है. फिर यहाँ पे आपको रुई, कॉटन प्लग जिसको बोलते हैं, रुई यहाँ पे लगा देनी है और ये ब्लॉक कर देना है यहाँ से. ठीक है, अब आपको वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है जो मैंने आपको भी बताया कि टेक अ क्लीन ड्राई ग्लास फनल एंड प्लग इट्स नोजल विथ कॉटन, कीप दिस फनल इन्वर्टेड, उल्टा रखना है चाइना डिश पे और ये सेटअप करना है अपैरेटस का, जैसा इस फिगर में दे रखा है पूरे फिगर में. ठीक है, फिर लाइट बर्नर जलाना है. फिर प्लेस इट अंडर द वायर गॉस. ठीक है, वायर गॉस के ऊपर रखना है. चाइना डिश को हीट करना है जेंटली कुछ समय के लिए, कुछ मिनट्स के लिए. फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि द इनर लेयर ऑफ फनल केयरफुली
डू यू नोटिस एनी सॉलिड डिपॉजिट। तो ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी वॉल्स जो आपको दिखाई देगी फनल की, वहाँ पे आपको कुछ सॉलिड डिपॉजिट्स नजर आएंगे। सो यू मे फाइंड वाइट solid camphor deposit on the inner wall of funnel while sand remains in the channel dish। तो यहाँ पे कैम्फर के जितने भी पार्टिकल्स थे वो सभी आपको यहाँ पे फनल के ऊपर नजर आएंगे, और जो सैंड थी वो यहीं पे चैनल डिश में नीचे डिपॉजिट नजर आएगी। कैम्फर जो है हीट करने पर क्या हो जाता है, ठीक है, जो कैम्फर था वो सॉलिड पार्टिकल्स थे, जब उसको हमने हीट किया तो वो क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। ये आप आपके घर पे भी आपने देखा होगा, आपके घर में आपकी जो मम्मी वगैरह हैं तो वो क्या करती होंगी, कैम्फर को अच्छी तरीके से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखती होगी, क्योंकि कैम्फर को अगर हम ऐसा खुला छोड़ देते ना तो वो कुछ समय बाद क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पूरा पूरा कैम्फर। सॉलिड जो है डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है गैशियस फॉर्म में, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। सो कैम्फर ऑन हीटिंग बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम पर हम जब उसको हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट जो है वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को ही सब्लिमेशन कहा जाता है। ऑन कूलिंग वेपर कंडेंसेस बैक टू अ सॉलिड विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड। तो ये जो सॉलिड जब ये वेपर्स को हम ठंडा करेंगे तो ये वापस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में नहीं होंगे। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। Hence the camphor sublimes and separates from sand because the sand does not sublimes on heating। तो जो सैंड है वो सबलाइम नहीं होता है हीट करने पर, और जो कैम्फर है वो सबलाइम्स हो जाता है, यानी कि इवोपरेट हो जाता है, और हम उसको आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। तो सारे कैम्फर के पार्टिकल्स यहाँ पे आपको फनल में मिल गए, तो इस तरीके से हमने सेपरेट कर लिया कैम्फर के पार्टिकल्स को। तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस जो आपको बताई गई हैं वो ये है कि अगर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, कैम्फर कन्वर्ट हो रहा है वेपर्स में, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और अगर ये गैस फिर से वापस से कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है डिपोजिशन। क्या कहा जाता है, डिपोजिशन, इसका उल्टा। और यहाँ पे कहीं पे भी ये बीच में लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। सो ये दो प्रोसेसेस आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप इसकी जो डेफिनेशन है उसको भी हाईलाइट कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे आपको पूरा ये पैराग्राफ हाईलाइट करना होगा जिसमें सब्लिमेशन के बारे में बताया गया है और डिपोजिशन के बारे में बताया गया है। ये दोनों ही प्रोसेस आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है कि you can also perform this activity using any other sublimable substance। दूसरे sublimable substance से भी आप ये एक्टिविटी को कर सकते हैं, जैसे कि नेप्थलीन। नेप्थलीन को आप यूज़ कर सकते हैं कैम्फर की जगह, ठीक है। नेप्थलीन और सैंड का आप सॉल्यूशन बना दो, मिक्सचर बना दो मतलब। तो जो नेप्थलीन होता है, ये नेप्थलीन जो है ये भी सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें भी सब्लिमेशन होता है। और ये जो नेप्थलीन होता है जिसको हम मॉथ बॉल्स भी कहते हैं कॉमनली, जो कि हम हमारे घरों में भी यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स से बचने के लिए, ठीक है, इंसेक्ट्स ना हो इसलिए नेप्थलीन बॉल्स का यूज़ किया जाता है। और अलग अलग जगह नेप्थलीन बॉल्स को रखा जाता है, ठीक है, ताकि इंसेक्ट्स ना हो घर में। तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी सब्लिमेशन आसानी से हो जाता है। नेप्थलीन बॉल अगर आप कहीं आपके घर में रखेंगे तो वो कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ दिनों बाद अगर आप देखेंगे तो वो नेप्थलीन बॉल आपको गायब, मतलब वो दिखेगी ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो सॉलिड जो है गैशियस फॉर्म वेपर्स में कन्वर्ट हो गया है थ्रू सब्लिमेशन प्रोसेस, इस कारण से वो इवापोरेट हो जाती है। सिमिलरली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड नोन एज ड्राई आइस, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में होती है जिसको हम कॉमनली ड्राई आइस कहते हैं, जो कि यूज़ की जाती है फॉर आइस क्रीम स्टोरेज। आइसक्रीम को स्टोर करने के लिए ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। सो कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर मिक्सचर्स वेयर सब्लिमेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स। तो क्या आप और दूसरी सब्लिमेशन प्रोसेसेस अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, जिसमें यूज़ किया जाता है मतलब सब्सटेंसेस को सेपरेट करने में जिसका यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको ऐसी कोई सी प्रोसेस पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है।
कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें सब्लिमेशन होता है। दो एग्जाम्पल हमने पढ़े, कैम्फर वाला और नेपथलीन वाला। इसके अलावा आपको दूसरा बताना है कमेंट बॉक्स में। इट इज पॉसिबल टू डिसॉल्व वन मेटल इन अनदर। क्या हम एक मेटल को दूसरे मेटल में डिसॉल्व कर सकते हैं क्या? सो मेटल डू नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये डिसॉल्व नहीं होते हैं मेटल्स एक दूसरे में। हाउएवर व्हेन मेटल्स आर मेल्टेड एट हाई टेम्परेचर, जब ये मेटल्स को मेल्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर दे के, सो इनको मिक्स किया जा सकता है और ये सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं मेटल्स। When such a hot mixture of two or more metals cool, अब ये जो मिक्सचर गरम हमने जो प्रिपेयर किया, सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, जब उसको ठंडा किया जाता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक न्यू मटेरियल बना लेते हैं जो कि एक सिंगल मेटल की तरह नज़र आता है। तो ये क्या था, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स हमने बना लिया। और मेटल और नॉन मेटल, या तो मेटल और मेटल का मिक्सचर बनाएंगे हम, होमोजीनियस मिक्सचर, मेटल प्लस मेटल का, या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल का, मेटल प्लस नॉन मेटल का। तो इसको क्या कहा जाता है, अलॉय कहा जाता है। ये जो मिक्सचर हमने बनाया मेटल या मेटल का या फिर मेटल और नॉन मेटल का, इसी को बोलते हैं अलॉय। ठीक है, ये मिक्सचर को कहा जाता है अलॉय। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि अलॉय क्या होता है। अलॉय इज द मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल, और मेटल एंड नॉन मेटल दोनों हो सकता है। फिजिकल मेथड्स कैन नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एन अलॉय। फिजिकल मेथड से हम ये कंपोनेंट्स को, अलॉय के जो कंपोनेंट्स हैं इनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। They alloy are generally prepared to produce materials that are stronger, more rigid and more corrosion resistance। तो अलॉय क्यों बनाया जाता है? मेटल का ही यूज़ किया जा सकता था। मेटल और मेटल के कॉम्बिनेशन, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को क्यों मिलाया गया, या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर क्यों बनाया गया? तो अलॉय क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं? क्योंकि वो मटेरियल को और भी ज़्यादा क्या बना देते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कठोर बना देते हैं, और आसानी से वो कोरोड नहीं होते हैं, सड़ते नहीं हैं। ठीक है, उनमें रस्ट नहीं लग पाती है आसानी से। कॉमन एग्जाम्पल्स अलॉय के क्या है, जैसे कि ब्रास। अब ये जो ब्रास है वो एक मिक्सचर होता है जिसमें 80% कॉपर होता है और 20% जिंक होता है। दूसरा एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज मिक्सचर होता है 80% कॉपर का और 20% टिन का। स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील मिक्सचर होता है आयरन और दूसरे कंपोनेंट्स का, जैसे कि कार्बन। कार्बन इसमें डलता है 0.03 टू 0.8% तक। क्रोमियम डलता है इसमें 16 टू 18%। निकल डलता है 10 टू 14% एंड मोलिब्डेनम डलता है 2 टू 3%। और ये स्टेनलेस स्टील पूरा बना लेते हैं ये सारे एलिमेंट्स मिल करके। डिफरेंट डिफरेंट इनका परसेंटेज होता है, कंपोजिशन होता है, और ये डिफरेंट अलॉयज़ बनाते हैं। तो अलॉयज़ के एग्जांपल हमने देखे। सबसे पहला एग्जांपल क्या देखा हमने, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील। तो इसके आपको कंपोजिशन ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है सस्पेंशन। तो इसको पढ़ते हैं। लेट अस लुक क्लोजली एट द कंटेनर शोन इन फिगर 5.2। फिगर 5.2 में जो कंटेनर दिया गया है, नो मैटर हाउ वेल यू स्टर द सैंड पार्टिकल्स कैन बी सीन क्लियरली। तो जब हमने सॉल्यूशन बनाया था सैंड और वाटर का, तो सैंड पार्टिकल्स को आप कितना ही डिसॉल्व कर लो, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। वेयर द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। Such heterogeneous mixture in which the solute particles sand do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium water is called suspension. तो सस्पेंशन में क्या होता है कि जब सॉलिड पार्टिकल्स को सस्पेंड कर दिया जाए अच्छी तरीके से वाटर में, तो वो क्या बना लेते हैं, सस्पेंशन बना लेते हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, सस्पेंशन के केस में पार्टिकल्स जो हैं वो अनडिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं और लार्ज होते हैं साइज में। ठीक है, लार्जर दैन द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। उन सॉल्यूशन के पार्टिकल से ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं। और पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। हम हमारी आंखों से भी ये पार्टिकल्स को देख सकते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन आर, तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं सस्पेंशन के। सॉडस्ट सस्पेंडेड इन वाटर, जो सॉडस्ट होता है उसको हम वाटर में सस्पेंड कर देते हैं, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर देते हैं और एक सस्पेंशन तैयार करते हैं।
टी लीव्स जो वाटर में हम डालते हैं वो भी इजीली सस्पेंड हो जाती हैं। जब हम चाय बनाने के लिए पानी रखते हैं तो पानी में जब हम टी लीव्स डालते हैं तो वो भी आसानी से सस्पेंड हो जाती हैं, ठीक है, चाय पत्ती जिसको हम बोलते हैं। हाउ कैन वी सेपरेट मड फ्रॉम वाटर? अब हम मड को वाटर से कैसे अलग कर सकते हैं? इफ़ यू लीव अ कंटेनर ऑफ मडी वाटर अनडिस्टर्ब, तो एक गंदा पानी जो मिट्टी वाला जो पानी होता है उसको अगर आप कुछ समय के लिए साथ छोड़ देंगे रख के, तो जो हैवियर मड पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे जम जाएंगे बॉटम में, और जो वाटर है वो ऊपर की तरफ आपको दिखाई देगा, क्लाउडी, मतलब ऐसा क्लाउडी क्लाउडी अपियर होगा वाटर। यू कैन फिल्टर द मडी वाटर थ्रू कॉटन क्लोथ और फिल्टर पेपर। अब ये मडी वाटर को आप क्या करेंगे, जो ऊपर की तरफ हमको मिला था उसको आप कॉटन क्लोथ या फिल्टर पेपर से फिल्टर कर लेंगे। while some larger particles will be removed, the water often remain cloudy। तो आप जब उसको गंदे पानी को छानेंगे तो आपको फिर भी वहाँ पे कुछ लार्जर पार्टिकल्स तो रिमूव हो जाएंगे, बट स्मॉल पार्टिकल्स अभी भी रहेंगे उस वाटर में, तो वो क्लाउडी नेचर का तो अभी भी रहेगा। दिस शोज दैट फिल्ट्रेशन इज नॉट ऑलवेज इनफ टू सेपरेट टाइनी पार्टिकल्स। तो फिल्ट्रेशन से हम बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। इफ़ द मडी वाटर इज स्टिल नॉट क्लियर इवन आफ्टर कीपिंग इट फॉर सम टाइम, तो अगर ये मडी वाटर क्लियर नहीं हुआ कुछ समय रखने के बाद भी, सो हाउ कैन इट बी क्लीन, तो अब इसको क्लीन कैसे करा जा सकता है? तो इस केस में एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन, या फिर इसको कोएगुलेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन या फिर कोएगुलेशन। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होती है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को जान लेते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड बाय प्लेइंग अ गेम। एक गेम खेल के देखते हैं। तो चूज अ पार्टनर, एक पार्टनर चूज करो, देन क्रॉस योर आर्म्स एंड होल्ड ईच अदर्स हैंड एज शोन इन फिगर 5.18। 5.18 में आपको इस तरीके से दोनों को एक दूसरे के हाथ पकड़ना है, अपोजिट हैंड्स आपको पकड़ने हैं। ये एक स्पिनिंग गेम होता है, ये आप इसको बहुत अच्छा एक स्पिनिंग गेम है जिसको फोक डांस भी कहते हैं। एक टाइप का मतलब फोक डांस होता है जिसको फुगड़ी कहते हैं, फुगड़ी मराठी में, और किलकी पंजाबी में कहा जाता है। आपने भी बहुत सी बार ये गेम खेला होगा, ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि नाउ स्पिन अराउंड टुगेदर, आपको इस तरीके से घूमना है एक दूसरे के अराउंड, ऐसे गोल गोल। सो कैन यू फील एज इफ यू आर बीइंग पुल्ड आउटवर्ड, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इसे बाहर की तरफ खिंचाव आपको नजर आएगा, इधर की साइड और इधर की साइड, ठीक है। तो ये बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको ही सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कहा जाता है। तो एक सिमिलर टाइप का फोर्स यूज़ किया जाता है मिक्सचर्स को सेपरेट करने में ट्यूब्स का यूज़ करके, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। इस प्रोसेस में स्पिनिंग की जाती है, मिक्सचर्स को इस तरीके से गोल गोल घुमाया जाता है और ट्यूब्स में हाई स्पीड पर घुमाया जाता है। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान ये जो इसके अंदर जो ट्यूब्स रखे होते हैं, देखो इसको हम जब इस मशीन को हम इस तरीके से अंदर से देखें तो यहाँ पे ये जो ट्यूब्स हैं इनमें ऐसा गोल 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 ऐसे घूमते हैं। तो हाई स्पीड से जब हम इसको घुमाते हैं तो ये जो ट्यूब्स हैं हॉरिजॉन्टल और सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इस तरीके से गोल गोल यहाँ पे फोर्स लगता है जो आउटवर्ड फोर्स एक्ट करता है किसी भी बॉडी पे। सर्कुलर मोशन, जिसको सर्कुलर मोशन में जो ये फोर्स लगता है इसको सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कहते हैं। कॉजेज द हैवियर पार्टिकल्स टू मूव आउटवर्ड्स, तो जो हैवियर पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ रहते हैं और जो heavier particles to move outwards and where they settle at the bottom of the tube, और वो क्या करते हैं ट्यूब के बॉटम में इस तरीके से सेटल हो जाते हैं heavier particles, और जो लाइटर पार्टिकल्स है वो इस ऊपर की तरफ ही ट्यूब में रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस से हेवियर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। और ये जो है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है जिसमें इसके अंदर का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। इनर व्यू आप देख सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक वाइडली यूज लेबोरेटरी टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है सेपरेट करने में ब्लड के कंपोनेंट्स को। सो बेसिकली जब भी हम ब्लड टेस्टिंग के लिए देते हैं तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं ब्लड के, जैसे कि आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसीज, ये सारे सेपरेट हो जाते हैं और उससे हम पता लगा लेते हैं कि कितना आरबीसी है, कितने डब्ल्यूबीसी हैं, और ये यूज़ की जाती है मेथड बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी।
अब यहाँ पे एक पेपर फ्यूज के बारे में बताया गया है। सेंट्रीफ्यूज क्या था, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किया जा रहा था, और ये पेपर फ्यूज बिना इलेक्ट्रिसिटी के यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ब्लड का सैंपल लेते हैं, यहाँ पे एक टेप का यूज करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग है और ये हैंडल है। इस तरीके से यहाँ पे इसको गोल गोल घुमाया जाता है और यहाँ पे ब्लड का सेपरेशन किया जाता है। और ये एक लो कॉस्ट टूल होता है जो कि मलेरिया और अनीमिया जैसी डिजीजेस को ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है रिमोट एरियाज़ में, जहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है लेबोरेटरीज़ की, वहाँ पे ये मेथड का यूज़ किया जाता है। फाइंड आउट मोर about such simple technological interventions that improves access medical care in remote areas। आप और भी ऐसे methods टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस को पता कर सकते हैं जो कि रिमोट एरियाज़ में यूज़ की जा सकती हैं, जहाँ पे मेडिकल केयर नहीं अवेलेबल होती हैं। अब एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, एक्टिविटी 5.8, लेट अस मेक अ मॉडल। यहाँ पे हमको एक मॉडल बनाना है। मेक योर ओन सेंट्रीफ्यूज विद अ कार्डबोर्ड डिस्क एंड वाइट थ्रेड। यहाँ पे आपको आपका खुद का एक बनाना है सेंट्रीफ्यूज, कार्डबोर्ड डिस्क का यूज़ करके और थ्रेड का यूज़ करके। यू विल बी एबल टू सी हाउ हेवियर पार्टिकल्स मूव आउटवर्ड। तो आप देखेंगे कि जो हेवियर पार्टिकल्स है वो बाहर की तरफ जाते हैं, और इट इज़ अ फन एंड हैंड ऑन वे टू अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड सेपरेशन। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्या साइंस है सेपरेशन, मतलब साइंस क्या छुपी है सेपरेशन के पीछे। सो विच मिक्सचर वुड यू लाइक टू सेपरेट यूजिंग दिस मिनी सेंट्रीफ्यूज। तो आप किस मिक्सचर को सेपरेट करना चाहेंगे मिनी सेंट्रीफ्यूज का यूज़ करके। सो ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म करके देखनी चाहिए। अब एक जो दूसरी प्रोसेस है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब होता है, अभी हम जानेंगे कि कोएगुलेशन क्या होता है। कोएगुलेशन मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, पाउडर्ड अलम लेना है। ये आपके घर में अवेलेबल है, फिटकरी जिसे हम बोलते हैं, फिटकरी सभी के घर में होती है ऑलमोस्ट। तो फिटकरी आपको लेनी है एक बीकर में, एक आपको बीकर लेना है जिसमें आपको मडी वाटर, गंदा पानी जो होता है मिट्टी वाला पानी, वो लेना है। उसमें आपको क्या डालनी है, पाउडर्ड अलम। पाउडर अलम मतलब कि ये फिटकरी का पाउडर डालना है। फिर अलम जो है वो वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ किया जाता है। ये मेथड यूजुअली बहुत सारे घरों में आज भी की जाती है। जो पानी आता है, पीने का पानी जो होता है, उसमें फिटकरी मिलाई जाती है। तो वो फिटकरी क्या करती है, वाटर को प्यूरिफाई करती है और जितना भी गंदी चीज़ें हैं, इम्प्योरिटीज़ है, उसको पानी में नीचे ही सेटल कर देती है। फिर ये जो ऊपर वाला जो पानी हमको मिलता है फ्रेश वाटर, उसको सेपरेट किया जाता है, मतलब आराम से इस पानी को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र किया जाता है। और ये वाटर प्यूरिफिकेशन की मेथड है जो कि सालों से यूज़ की जाती है। तो ये जो अलम है ये करता है कि जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा कर देता है, ठीक है। तो हमने जब इसमें अलम डाला तो इसके जो पार्टिकल्स थे इस तरीके से अलम के कोएगुलेट होने लगे, जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ थी वो इकट्ठी होने लगी, और ये प्रोसेस को कोएगुलेशन कहा जाता है। और जो अलम है उसको क्या बोलते हैं, वो एक तरीके से कोएगुलेंट का काम करता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स को क्या करता है, इकट्ठा करने में मदद करता है, कोएगुलेट करता है। These larger clumps thus form। तो ये जो लार्जर क्लम्स हमको मिलते हैं वो कुछ समय बाद नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमको सेटल्ड इम्प्योरिटीज़ दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो रहा है। जो सेडिमेंट्स हैं नीचे यहाँ पे आपको बॉटम में नज़र आ रहे होंगे, एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय डिकेंटेशन। अब इसको हम सेपरेट कर लेते हैं डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, ठीक है। डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस, या तो इसको फिल्टर कर लो या फिर ऐसा ही जो ऊपर वाला पानी है उसको सेपरेट कर लो, ऊपर का पानी अलग निकाल लो बिना उसको ज़्यादा डिस्टर्ब करें। तो इस तरीके से आपको फ्रेश वाटर मिल जाएगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर कोएगुलेशन प्रोसेस यूज इन एवरीडे लाइफ। तो क्या आपको ऐसी और भी कोई प्रोसेस पता है जो कि कोएगुलेशन प्रोसेस जो एवरीडे लाइफ में दिखाई देती है। तो अगर पता है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर बताना। द फॉर्मेशन ऑफ चीज़ या फिर पनीर फ्रॉम मिल्क ऑल्सो इन्वॉल्व्स कोएगुलेशन। तो जो मिल्क से पनीर या फिर चीज़ बनाया जाता है वो भी कोएगुलेशन मेथड से बनाया जाता है, जिसमें एसिड या फिर लेमन जूस, विनेगर का यूज़ किया जाता है एज अ कोएगुलेंट। तो दूध से हम पनीर कैसे बनाते हैं, दूध को थोड़ा सा हल्का सा उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है, थोड़ा सा बॉईल किया जाता है, इतना जितना कि हमारी जो फिंगर्स है
उसको मतलब झेल सके, और उसमें डाला जाता है थोड़ा सा नींबू का जूस या फिर विनेगर। तो वो जो लेमन और विनेगर है वो कोएगुलेंट का काम करते हैं। जिस तरीके से अलम ने कोएगुलेंट का काम किया था वाटर प्यूरिफिकेशन में, वैसे ही पनीर और जो पनीर बनाने के लिए लेमन जूस और विनेगर कोएगुलेंट का काम करते हैं, जिसके कारण जो मिल्क में जितना भी प्रोटीन है वो कोएगुलेट हो जाता है, इस तरीके से इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पे चीज़ या फिर पनीर बन जाता है। और फिर वो पनीर जो बनता है उसको हम छान लेते हैं फिल्ट्रेशन करके, और उसको एक कपड़े में बांध करके उसका जितना भी वाटर है वो रिमूव आउट किया जाता है, और यहाँ पे पनीर मिल जाता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होता है? इफ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड द ब्लड कोएगुलेट्स, इज इट अ सस्पेंशन? तो जो कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से सेपरेट करते हैं, और वो क्या होता है, ब्लड जो है कोएगुलेट हो जाता है। ब्लड कोएगुलेशन मतलब अगर ब्लड को ज़्यादा समय तक हम बाहर छोड़ दें, ठीक है, ब्लड सैंपल निकालने के बाद अगर उसको हम ज़्यादा देर तक छोड़ दें तो वो ब्लड कोएगुलेट हो जाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है उसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, और वहाँ पे से क्लॉग्स बन जाते हैं ब्लड में। तो क्या ये सस्पेंशन है? हावेवर वी कैन नॉट सी ब्लड सेल्स विद द नेकेड आइज, इज इट अ सॉल्यूशन? तो हम ब्लड सेल्स को हमारी आंखों से नहीं देख सकते, तो क्या ये सॉल्यूशन है? अब इसके बारे में जानते हैं कि जो ब्लड है वो ना तो सॉल्यूशन होता है, ना ही एक ट्रू सस्पेंशन होता है, वो होता है कोलॉइड। अब कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड के कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि मिल्क, टोमेटो का जूस जो होता है, आइसक्रीम, ये सभी क्या होते हैं? कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड्स हम समझते हैं एक एक्टिविटी परफॉर्म करके। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट कोलॉइड्स आर। कोलॉइड्स क्या हैं? हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन? सॉल्यूशन और सस्पेंशन से वो अलग क्यों हैं? कैन यू थिंक ऑफ सम अदर सब्सटेंसेज दैट कुड बी कोलॉइड्स? क्या और दूसरे सब्सटेंसेज है जो कि कोलॉइड्स होते हैं? तो जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सॉल्यूशन बनाना है, सस्पेंशन बनाना है, और एक कोलॉइड बनाना है, जो कि यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं। ये सस्पेंशन है, ये सॉल्यूशन है, ये सस्पेंशन है, और ये कोलॉइड है। यहाँ पे डिफरेंट साइज डिफर मेनली इन द साइज ऑफ डिजॉल्व्ड और सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे इनके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनका साइज अलग अलग है तीनों में। द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज द स्मॉलेस्ट। जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो सबसे छोटा है, यानी कि इसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं सॉल्यूट के। अबाउट 1 नैनोमीटर डायमीटर के यहाँ पे पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, और ये क्या बना लेते हैं? सॉल्यूशन बना लेते हैं, जिसमें बहुत छोटे सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं। अब ये जो कोलॉइड होता है, कोलॉइड में क्या होते हैं? लार्जर पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे थोड़े लार्ज पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ बड़े पार्टिकल्स आपको कोलॉइड में दिखाई देंगे, अबाउट 1 to 1000 नैनोमीटर। और जो सस्पेंशन है उसमें और भी ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स दिखाई देंगे, तो अबाउट 1000 नैनोमीटर डायमीटर के सस्पेंशन में पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि सबसे छोटे सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में होते हैं, उससे थोड़े बड़े पार्टिकल्स कोलॉइड्स में होते हैं, और सबसे ज़्यादा बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन में। Unlike suspension, the particles in a colloid do not settle over time from the mixture. तो सस्पेंशन की तरह कोलॉइड के जो पार्टिकल हैं वो मिक्सचर से अलग नहीं होते, मतलब ऐसे सेटल नहीं होते नीचे, वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड रहते हैं, हमेशा ऐसे पूरी तरीके से मिक्सड रहते हैं पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होती है कोलॉइड की। कोलॉइड का बेस्ट एग्जांपल आप आपके घर में भी देख सकते हैं। वाटर लो, वाटर में मिल्क ऐड कर दो तो वो क्या बन गया? एक कोलॉइड बन गया। ठीक है, आइसक्रीम भी एक कोलॉइड है, जो ब्लड है वो भी एक कोलॉइड है। तो ये होते हैं कोलॉइड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट बहुत कॉमन आपने देखा भी होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, वापस से एक्टिविटी 1.5.1 में जाना है, जिसमें आपने क्या किया था कि थिन बीम ऑफ लेज़र को आपने पास करवाया था सॉल्यूशन से, जिसमें अलग अलग बीकर्स में अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस हमने बनाए थे। उसमें आपने ऑब्जर्व किया था कि जो लाइट का पाथ है, ठीक है, जो लाइट का पाथ है वो
सॉल्यूशन ए में कम विजिबल था, ठीक है, या फिर विजिबल नहीं भी था, नॉट विजिबल था, और जो सस्पेंशन बी था उसमें स्कैटर हो गया था, बीम जो हो गई थी लाइट की स्प्रेड हो गई थी और वहाँ पे पाथ विजिबल था। और मिक्सचर सी जो था उसमें जो पाथ ऑफ लाइट था वो विजिबल था, मतलब हमको दिखाई दे रहा था। इसके ये क्या इंडिकेट करता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो स्कैटर करते हैं लाइट को, मतलब इस तरीके से फैलाते हैं लाइट को मिक्सचर्स के थ्रू, और क्या नज़र आता है, अपीयर्स होमोजीनियस, एक जैसे नज़र आता है, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व लाइट स्कैटरिंग बाय द पार्टिकल इन योर सराउंडिंग। तो ये जो लाइट की स्कैटरिंग होती है इसको क्या आपने आसपास अपने देखा कभी? तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है पार्टिकल्स के थ्रू, इसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट एक्सप्लेन बाय द साइंटिस्ट जॉन टिंडल। इनका जो जॉन टिंडल थे उन्होंने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये एक्सप्लेन किया था टिंडल इफेक्ट के बारे में, इसी कारण से इसका नाम टिंडल इफेक्ट रखा गया। हु स्टडीड द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो हैं लाइट को किस तरीके से स्कैटर करते हैं। सो ये जो इफेक्ट था वो ऑब्जर्व क्या करते हैं जब एक फाइन बीम ऑफ लाइट एक डार्क रूम में आती है स्मॉल होल से। तो ये आपको अगर देखना है तो इसके लिए आपको एक अंधेरे वाले रूम में जाना है जहाँ पे जो वेंटिलेशन होती है, वेंटिलेशन में जो होल्स होते हैं या फिर वेंटिलेशन या होल जिसके थ्रू सनलाइट आ रही हो, ऐसे रूम में आपको जाना है। तो आप वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि जो सनलाइट वो होल से आ रही है, तो वहाँ पे आपको कुछ पार्टिकल्स नज़र आएंगे जो कि लाइट को क्या कर रहे होंगे, स्कैटर कर रहे होंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती हैं बाय डस्ट और स्मॉल पार्टिकल्स जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। यू माइट ऑल्सो ऑब्जर्व दिस फिनोमिनन इन द फ्लड लाइट्स इन द स्पोर्ट्स स्टेडियम। ये स्पोर्ट्स का जो स्टेडियम होता है यहाँ पे आपको यहाँ पे जो लाइट दिखाई देती है जिसको फ्लड लाइट्स कहते हैं, यहाँ पे भी आप ये जो देख रहे हैं ना, ये जो लाइट आ रही है, जो डस्ट पार्टिकल्स इसको जो स्कैटर कर रहे हैं और इसे आपको पूरी एक जैसी नज़र आ रही है, इसको ही बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर टिंडल इफेक्ट। थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल, इसके और एग्जाम्पल्स के बारे में भी आप सोचिए। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट अकर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ कोलॉइड। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कब होती है, जब ये कोलॉइड या फिर सस्पेंशन के थ्रू ये लाइट पास होती है, बट कैन नॉट पास थ्रू ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने 3 सॉल्यूशन लिए थे जिसके थ्रू हमने वो लेज़र लाइट को पास करवाया था, तो जो सॉल्यूशन था उसमें उसने स्कैटर नहीं किया था लाइट को, ठीक है, और लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं था, बल्कि जो जहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट थे सस्पेंशन और कोलॉइड्स में, वहाँ पे लाइट विजिबल रही, लाइट का पाथ हमको आसानी से दिखाई दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो था पार्टिकल्स ने लाइट को क्या कर दिया था, स्कैटर कर दिया था। द कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड्स आर कॉल्ड द डिस्पर्स्ड फेज। जो कोलॉइड्स के कंपोनेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, जिसमें पार्टिकल डिस्पर्स हो रहे हैं वो डिस्पर्जन मीडियम, और जो पार्टिकल उसमें डिस्पर्जन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, उनको कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज। द सॉलिड लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्स्ड फेज। तो ऐसे सॉलिड लाइक कंपोनेंट जो कि डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स जो होते हैं कॉलॉइड में वो उस डिस्पर्स्ड फेज बनाते हैं, और ऐसे कंपोनेंट जो कि डिस्पर्स्ड फेज में सस्पेंड हो जाते हैं, सस्पेंड जिसमें होता है जिसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज सस्पेंडेड है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी गई है, यहाँ पे आपको टेबल 5.1 को कंप्लीट करना है एंड रिव्यू व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट सॉल्यूशन सस्पेंशन इन कोलॉइड्स। तो ये सिंपल सी एक्टिविटी है जो आपको परफॉर्म कर, मतलब ये एक्टिविटी आपको करनी है, और यहाँ पे टेबल में बताया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। अब इस टेबल को फिल कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी इधर लिखी है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है नेचर। अब इन तीनों का, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स का नेचर कैसा होता है, होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, मतलब कि सेम कंपोजिशन होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसका होता है। और सस्पेंशन का कैसा होता है, हेटेरोजीनियस होता है, हेटेरोजीनियस
नेचर, और कोलॉइड्स का नेचर कैसा होता है? कोलॉइड्स का नेचर भी कैसा होता है? हेट्रोजीनियस होता है, बट ये दिखते कैसे हैं? होमोजीनियस जैसे दिखते हैं कोलॉइड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज कैसा होता है? सॉल्यूशन में पार्टिकल्स किस साइज के होते हैं? लेस देन 1 नैनोमीटर। सॉल्यूशन सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें होते हैं मोर देन 1000 नैनोमीटर, और कोलॉइड्स में पार्टिकल का साइज होता है 1 to 1000 नैनोमीटर। नेक्स्ट विजिबिलिटी। विजिबिलिटी मतलब पार्टिकल्स विजिबल है या नहीं, तो इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? यहाँ पे आपको लिखना है पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल, ठीक है, पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल। यहाँ पे लिखना है पार्टिकल्स विजिबल, पार्टिकल्स विजिबल टू नेकेड आइज, हम हमारी आंखों से देख सकते हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स को, और यहाँ पे पार्टिकल्स नॉट विजिबल थ्रू नेकेड आइज, टू नेकेड आइज। यहाँ पे हम हमारी आंखों से पार्टिकल्स को नहीं देख सकते कोलॉइड्स के। अब सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, सेपरेशन किया जा सकता है क्या फिल्ट्रेशन से? सो यहाँ पे लिखना है कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इसमें ये सेपरेट किए जा सकते हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इस कारण से फिल्टर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। यहाँ पे लिखना है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन, ठीक है, इसमें ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सेटलिंग, पार्टिकल्स सेटल होते हैं या नहीं? सो सेटलिंग में पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग, मतलब उनको कुछ समय तक एक जैसा रखने पर भी पार्टिकल्स सेटल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है? पार्टिकल्स do not settle on standing। यहाँ पे लिखना है सस्पेंशन में पार्टिकल्स सेटल ऑन स्टैंडिंग। यहाँ पे भी सेम लिखना है पार्टिकल्स डू नॉट सेटल, ठीक है, डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग, ठीक है, पूरा एज इट इज लिखना है जो आपने यहाँ पे लिखा था। अब नेक्स्ट क्या है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट कौन कौन शो करते हैं? सो यहाँ पे सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, डू नॉट शो, टीई मतलब टिंडल इफेक्ट, ठीक है। ये सस्पेंशन शो करते हैं कि नहीं? यस दे शो टिंडल इफेक्ट, और कोलॉइड्स भी शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स बड़े होते हैं सस्पेंशन और सॉल्यूशन के, तो वो आसानी से लाइट को क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं, और वहाँ पे टिंडल इफेक्ट शो होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? वी यूज वेरियस प्रॉपर्टीज सच एज साइज, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी टू सेपरेट मिक्सचर्स। तो हमने यहाँ पे साइज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी, साइज, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, उस बेसिस पर हमने मिक्सचर्स को सेपरेट किया। हाउएवर सेपरेशन इज नॉट ऑलवेज सिंपल, जो सेपरेशन होता है वो हमेशा सिंपल नहीं होता है। इमेजिन ट्राइंग टू सेपरेट ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन अ लेमनेड वंस दे हैव बीन मिक्स। तो आपने लेमनेड बनाया, लेमनेड क्या होता है? जो नींबू का शरबत होता है, उसमें आपने बना लिया, नींबू वगैरह सब डाल लिया, नमक, शक्कर सब डाल के बना लिया, तो क्या आप उसके इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट कर सकते हैं? कैन यू डू इट? डू यू नो दैट suspension happens, do you know that separation happens in nature and in our bodies too? जो ये जो सेपरेशन है वो नेचर में भी होता है और हमारी जो बॉडी है उसमें भी होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हमारी जो किडनी है
वो वेस्ट को रिमूव करती है ब्लड से, ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है किडनी और वेस्ट को क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। टुडे वी फेस बिगर चैलेंजेस लाइक क्लीनिंग ओशंस एंड रिवर्स बाय रिमूविंग प्लास्टिक वेस्ट। आज के समय पर एक बिग चैलेंज हमको फेस करना पड़ता है कि जो बड़े बड़े ओशंस और रिवर्स है उसमें जो प्लास्टिक वेस्ट जो आ जाता है, जो ह्यूमंस प्लास्टिक वेस्ट उसमें डाल देते हैं, उसको सेपरेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इट इज़ ऑल्सो इसेंशियल टू ट्रीट सीवेज वाटर बिफोर रिलीजिंग इट टू द इन्वायरमेंट। और ये ज़रूरी है कि जो सीवेज वाटर है उसको ट्रीट किया जाए प्रॉपरली, उस प्रॉपरली सीवेज वेस्ट को ट्रीट किया जाए बिफोर रिलीजिंग इट टू द इन्वायरमेंट। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसमें डिफरेंट स्टेप्स होती हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो सीवेज के पानी को जो ट्रीट किया जाता है, जो नाली का पानी होता है उसको ट्रीट किया जाता है, तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स होती है, जैसे सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन। तो इन सभी में ये प्रोसेसेस का काम होता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली। क्लीन वाटर ऑब्टेन्ड होता है इस तरीके से एंड इसका फिर से रीयूज कर लिया जाता है फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स एंड वाटरिंग प्लांट्स। इन सभी के लिए हम इस पानी का यूज़ कर सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट टास्क इज सॉर्टिंग और सेग्रीगेटिंग द वेस्ट एट होम। एक और इम्पॉर्टेंट टास्क होता है सॉर्टिंग और सेग्रीगेटिंग वेस्ट। जो वेस्ट हमारे घर से निकलता है उसको इकट्ठा करना, सेग्रीगेट करना, और जो ड्राई वेस्ट है जैसे कि प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल्स, उनको रिसाइकल करना। और जो गीला कचरा है यानी कि वेट वेस्ट है जैसे कि फूड स्क्रैप्स जो होते हैं, वेजिटेबल पील्स होती हैं, छिलके जो होते हैं वेजिटेबल्स के एक्सेट्रा, इनको कंपोस्ट करना चाहिए। ठीक है, उनका कंपोस्ट कर लिया जाता है और कर सकते हैं, मतलब हम रिसर्चर्स आर फाइंडिंग द वे टू रिकवर वैल्यूएबल मटेरियल। रिसर्चर्स ये भी फाइंड कर रहे हैं कि हम वैल्यूएबल मटेरियल्स को किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, जैसे कि लिथियम फ्रॉम ओल्ड बैटरीज। पुरानी जो मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप की बैटरीज है उससे हम लिथियम कैसे वापस से रीयूज़ कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं, ये साइंटिस्ट और रिसर्चर्स पता कर रहे हैं। बाय इम्प्रूविंग द मेथड्स फॉर सेपरेटिंग वेस्ट एंड रिसाइकलिंग मटीरियल्स यू कैन हेल्प मेक द वर्ल्ड क्लीनर, हेल्दियर एंड मोर सस्टेनेबल। तो ये जो जितनी भी मेथड्स थी वेस्ट सेपरेट करने की, मटेरियल्स को रिसाइकल करने की, ये सभी मदद करती हैं जिससे कि हमारा जो वर्ल्ड है वो साफ़ सुथरा हो, हेल्दियर हो और सस्टेनेबल हो। तो यही चीज़ें हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे आप एट अ ग्लैंस पढ़ लेना, सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो आई होप आज की इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी, ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।